डियर स्टूडेंट, सेमेस्टर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक आ जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बेस है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो अक्सर आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जा चुका है, वो है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन की अवधारणाओं को विस्तार के साथ चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझाइए, या फिर इसकी व्याख्या कीजिए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन व्याख्यात्मक तरीके से आता है, जहां पर आपको चित्र सहित, चित्र और टेबल के साथ, खाली ऐसा नहीं उठा के धड़ 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 धड़। क्योंकि कुछ लोग बेसिकली विश्वविद्यालय परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही मान्यता रहती है कि जितना लिखो उतने नंबर मिलते हैं। लेकिन अब थोड़ा बेटा ना कॉन्सेप्ट बदल रहा है। जितना लिखो उतने नंबर नहीं मिलते हैं, जितना सही लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे अब। क्योंकि अब जो है पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। अब जब यंग जनरेशन उस रैंक में पहुंच रहा है, चेक करने वाले भी यंग है, तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि बच्चे ने लिखा है, क्या ये सही लिखा है? ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कॉपी में, पहले 2 लाइन सही लेते हैं, दूसरे उसके बाद लाइन लव स्टोरी लिख देते हैं कि मेरी प्रियतमा, हे प्रियतमा ये जानो मुझे नंबर दे देना वरना मैं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, अट्टा सट्टा। ये सब चीज़ें अब नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट से लिखना है। प्रिय, जानू, प्रियतमा, ये तो वो सब पहले की कहानी थी कि पहले पेज में अच्छा लिखा, दूसरे पेज में धड़ धड़ के कहानी लिख दी, प्रेम कहानी, ये कहानी, वो कहानी, फिर लास्ट पेज में अच्छा लिख दिया। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा, हमें समझना होगा उत्पादन फलन क्या है, ये नियम क्या है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसे कहते हैं। इस पूरे चीज़ को मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको एक ऐसा नोट्स बन जाए, एक ऐसा नोट ताकि एग्जाम में आ जाए, आप धड़ाधड़ लिख दे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और क्या है इसमें, किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखा जाता है, हर एक चीज़। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन को समझने से पहले आप ये समझो भैया उत्पादन क्या है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। नॉर्मली उत्पादन से हर कोई बोलता है उत्पादन क्या होता है, अरे किसी वस्तु को बनाना उत्पादन होता है। अरे नहीं भैया, किसी वस्तु को बनाना उत्पादन है, लेकिन उत्पादन का सबसे छोटा फॉर्म है। इकोनॉमिक्स में उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य में सृजन करना, किसी वस्तु की वैल्यू को बढ़ाना, किसी वस्तु को रूप परिवर्तित करके उसकी मूल्य में जो वृद्धि होती है ना, उसको उत्पादन प्रक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे एक दर्जी के पास कपड़ा आता है, वो कपड़ा बनाता है या नहीं, वो कपड़ा आता है, बड़े से कपड़े को काट फीट के छोटा फुटा करके शर्ट बना देता है। उत्पादन किया, क्योंकि कपड़े की कीमत 200 रुपये पर मीटर होगा, शर्ट बनने के बाद 2000 रुपये में बिक सकता है वो। जैसे कारपेंटर के पास लकड़ी का टुकड़ा होता है, बेकार है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, लेकिन वो बंदा उठाया कि चीज पार की मेज या टेबल बना देता है, कुर्सी बना देता है, उसकी वैल्यू होती है। मतलब किसी वस्तु, क्योंकि वस्तु का उत्पादन केवल प्रकृति ही कर सकती है। वस्तु को रूप में परिवर्तन कर उसको उपयोगी बनाना, और उपयोगी बनेगा तभी उसकी मूल्य में वृद्धि होगी, उसे उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन करने के लिए फ्री में उत्पादन होता है नहीं, उत्पादन के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे साधन चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, साहस चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए, मशीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन, जितने ज़्यादा साधन हम लगाएंगे उत्पादन उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर उत्पादन फलन का सीधा मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों की मात्रा और उसके बदले में जितना उत्पादन हुआ, उन दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, सॉरी, उन दोनों के बीच का संबंध होता है। कहने का मतलब किसी वस्तु के उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के पारस्परिक संबंधों द्वारा होता है। यहाँ पर जितना उत्पादन होता है इसको उत्पाद या प्रदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रदा। और उत्पादन के लिए जिन साधनों का उपयोग होता है उसको बोलते हैं आगत या आदा, जिसको इनपुट। क्योंकि आप इनपुट दोगे, जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम करना है तो पहले आप ऑर्डर दोगे ना, इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा भाई। पहले क्लिक करोगे फिर जाके कुछ सामान आपके पास आएगा। यहाँ पर ही वही है, जब आपके पास साधन होंगे, साधनों के माध्यम से हम वस्तु का, भाई हमारे पास गेहूं नहीं होगा तो हम बिस्किट कैसे बनाएंगे? चलो इवन गेहूं भी होगा, मशीन नहीं तो बिस्किट कैसे बनाएंगे? मतलब उत्पादन के लिए उत्पादनों के साधनों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच का संबंध उत्पादन फलन होता है। तो फलन का मतलब संबंध। कौन सा संबंध? वो वाला संबंध नहीं बेटा जो नॉर्मली लोग कहते हैं संबंध नहीं। यहाँ पर संबंध का मतलब होता है कि कितने साधन का प्रयोग किया, उन साधनों के बदले में कितनी मात्रा का जनरेशन हुआ,
उसे उत्पादन फलन कहते हैं, उसके संबंध को। तो सीधी सी मात्रा है, उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दी हुई तकनीकी और प्रबंधन योजना के माध्यम से उत्पादन के साधनों से कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ, इस संबंध को बताने वाले को उत्पादन फलन कहते हैं, जो कि उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता रहता है। अब उत्पादन फलन की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर लिप्से और स्टीनर ने अपने शब्दों में व्याख्या किया कि उत्पत्ति साधनों, उत्पत्ति मात्रा के तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन, क्योंकि हमें साधन होंगे, साधन के माध्यम से उत्पादन करेंगे, तो इन दोनों के बीच का संबंध ही हमारा उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। और इसी को लेफ्टविच के ने भी एक्सप्लेन किया है कि उत्पादन फलन शब्द किसी फर्म के किसी समय इकाई में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन साधनों और उत्पादन की भौतिक संबंधों को, यानी कि कितना उत्पादन के साधन लगे और उसके माध्यम से कितना वास्तविक रूप से उत्पादन हुआ, इसके बीच के संबंध उत्पादन फलन होता है। यहाँ पर उत्पादन फलन को एक इक्वेशन के फॉर्म में बताए। यहाँ पर x का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, कितना उत्पादन हुआ, जबकि यहाँ पर FABC, यहाँ पर ABC का मतलब होता है उत्पादन के साधन और F का मतलब होता है फंक्शन की संबंध को बताने वाला। तो साधन और मात्रा के बीच के संबंध को बताने वाला ही उत्पादन फलन होता है। उत्पादन फलन की मान्यता भी होती है। आपको उत्पादन फलन पूछा गया, व्याख्या पूछा गया, तो मान्यता भी है। कब लागू होता है? उत्पादन फलन एक निश्चित समय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एक निश्चित समय या निश्चित समय अवधि से जुड़ा हुआ रहता है और दिए गए समय में तकनीकी ज्ञान के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उत्पादन फलन तकनीक निश्चित तकनीक स्तर की बात करता है। तकनीक में परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। हम मान के चलते यहाँ पर उत्पादन की तकनीक स्थिर है। फर्मों द्वारा उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पास कई सारे विकल्प है, अलग अलग संयोग है, अलग अलग तकनीक है, तो सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग उस समय होना चाहिए। उत्पादन साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है उत्पादन के साधन कई सारे होते हैं। मशीन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, तमाम इकाइयां हैं और सभी इकाइयों को आपस में लेंगे तब जाके उत्पादन होगा। उत्पादन साधनों में पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए और उत्पादन साधनों की कीमत में स्थिर, क्योंकि उत्पादन फलन कभी भी कीमत की बात नहीं करता, ना साधन की और ना ही वस्तु के उत्पादन की मात्रा की। यहाँ पर कीमत स्थिर रहता है, तो यहाँ पर कीमत के बारे में कोई बात नहीं होता है। तो वहीं पर उत्पादन फलन की विशेषताएं या स्वभाव की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, विशेषताएं क्या है? पहले विशेषता यह है कि उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग संबंध है, आर्थिक समस्या नहीं। उत्पादन फलन के माध्यम से हम मात्राओं के बीच के संबंध को, साधन की मात्रा, उसके माध्यम से उत्पादन होने वाली मात्रा के बीच का संबंध पता करते हैं। दोनों के बीच में कितनी कीमत है, कितना क्या है, किसकी क्या कीमत है, साधनों की कीमत का उत्पादन की मात्रा पर क्या, इसके कोई मतलब नहीं है। हम बस यहाँ पर ये देखते हैं इतनी साधन है और इस साधनों के माध्यम से इतना उत्पादन हो रहा है, बस। कीमत का कोई रोल उत्पादन फलन में नहीं होता है। उत्पादन फलन की व्याख्या एक निश्चित समय अवधि में की जाती है। एक निश्चित समय अवधि में होने वाले उत्पादन की मात्रा के बारे में बताया जाता है। उत्पादन फलन में कीमतों से स्वतंत्र होते हैं, यहाँ पर कीमतों का कोई मतलब नहीं होता है। तकनीकी ज्ञान स्थिति द्वारा उत्पादन का निर्धारण होता है, किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादन फलन साधनों की प्रतिस्थापन संभावनाओं को स्वीकार करता है। प्रतिस्थापन संभावना मतलब इसकी जगह पर किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, इसकी जगह किस साधनों का प्रयोग किया सकता है, इस जगह पर किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो सकता है। क्योंकि साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, इसलिए प्रतिस्थापन शब्द का प्रयोग होता है। उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय। स्थैतिक का मतलब होता है जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं अल्प अवधि में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये स्थैतिक अवधारणा होती है, ध्यान में रखना है। इसके बाद उत्पादन फलन की प्रकार की बात करते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार होते हैं। समय के आधार पर उत्पादन फलन को दो प्रकार में बांटा गया। वैसे तो बहुत सारे बांटने के तरीके हैं, लेकिन समय बिंदु के आधार पर अगर बांटने जाए दो प्रकार है, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। अल्पकाल और दीर्घकाल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्पकाल में उत्पादन एक होता है अल्पकालिक उत्पादन फलन, दूसरा होता है दीर्घकालिक उत्पादन फलन, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। समझिएगा, अल्पकाल इतना कम समय होता है जहाँ पर उत्पादन की तकनीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और वो समय कुछ भी हो सकता है।
हम यहाँ पर 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना नहीं कर सकता। हम ये कह सकते हैं ऐसी समय अवधि जहाँ पर एक उत्पादक अपने उत्पादक के तकनीक को परिवर्तित नहीं कर सकता, उस कम समय अवधि को अल्पकाल कहा जाता है। और जब अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल के दहना अल्पकाल में बेसिकली उत्पादन फलन साधनों की बात करता है। तो अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अल्पकाल में उत्पादन के 2 साधन होते हैं, एक होता है उत्पादन के स्थिर साधन और दूसरा आता है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। उत्पादन के स्थिर साधन वो साधन होते हैं तो उत्पादन में बढ़े या घटे वो अपने जगह पर रहते हैं। जैसे आपने लैंड परचेज कर लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग डाल लिया, फिर मशीन लगा लिया। अब आपका ने उत्पादन किया या नहीं किया, आपने तो खर्च कर दिया है ना, बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा, आपने जो मशीन लगाया वो तो आ ही गया, जो पैसा लगा दिया वो तो स्थिर हो गया। तो कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं, उत्पादन हो या ना हो, बढ़े या घटे, वो अपनी जगह पर वैसे ही रहते, परिवर्तन नहीं होता है अल्पकाल में। जबकि कुछ साधन ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपको कच्चे माल ज़्यादा चाहिए, श्रमिक ज़्यादा चाहिए। उत्पादन कम हो गया तो कच्चा माल भी कम हो जाएगा, श्रमिक भी कम हो जाएगा, बिजली बिल कम हो जाएगा। तो उत्पादन के घटने बढ़ने से जिस साधन में परिवर्तन होता है उसको परिवर्तनशील साधन कहते हैं, और जिन साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको परिवर्तनशील साधन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि एक साधन, क्योंकि जो 4 साधन होते हैं हमारे पास उत्पादन के, एक है भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं, जिसमें से श्रम ही एक ऐसा साधन है जो परिवर्तनशील है, जो उत्पादन के साथ आप यही देखोगे ना, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम होता है तो मज़दूरों को निकाल दिया जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाए तो नए नए मजदूर रखे जाते हैं। लेकिन भूमि, पूंजी और साहसी में बेसिकली कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको स्थिर साधन, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अन्य साधन स्थिर रहते हैं, केवल एक साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है और एक साधन में वृद्धि करने से उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। इस नियम को अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया। दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, एक लंबी अवधि। ये एक ऐसा समय काल होता है, इस समय काल में हम उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास काफ़ी लंबा अब बिज़नेस खुला हुआ, उत्पादन 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब हमारे पास इनफ पैसे हैं। अब हम चाहते हैं एक नई मशीन खरीदना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पहले हमारे पास 5 मशीन थे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम एक मशीन और चाहते हैं। मशीन खरीदने के लिए हमें पूंजी चाहिए और मशीन रखने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, मशीन को चलाने के लिए हमें श्रमिक चाहिए, देखभाल करने के लिए साहसी भी चाहिए। इसका मतलब होता है एक मशीन लगाना है तो सभी इस प्रकार के साधनों में भी परिवर्तन करना होगा। तो इसका मतलब ये होता है जब हम दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नियम कहते हैं। और दीर्घकाल में जो नियम प्रतिपादित होता है उसको पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन का पैमाना भी बदल जाएगा। तो ये रहा उत्पादन फलन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर दीर्घकाल की बात तो नहीं करें, हमसे पूछा गया है परिवर्तनशील अनुपात फलन का नियम। इनका मतलब अल्पकाल की में लागू नियम क्या है। हम अल्पकाल की बात करते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन नियम है, क्योंकि अल्पकाल में सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कुछ स्थिर रहते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर जब उत्पत्ति के नियम की बात होती है, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातिक नियम या फिर एक साधन प्रतिफल का नियम, इसके कई सारे नाम हैं। एक साधन परिवर्तन का नियम या फिर अल्पकालीन परिवर्तनशील का, परिवर्ती अनुपात का नियम भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती, यानी कि परिवर्तनशील परिवर्ती अनुपात का नियम या उत्पत्ति का नियम। ये नियम क्या है? ये स्पष्ट करता है कि अल्पकाल में सभी कुछ साधनों को स्थिर रखकर अगर हम एक साधन की मात्रा में वृद्धि करेंगे। एग्जाम्पल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बाई 10 का एक कमरा है, आपने कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया, बिक्री अच्छी हो गई, आप लेबर रख लिए, माल भर रहे हैं।
भाई 10 का ही कमरा है, उतना ही आपके पास स्थिर प्रॉपर्टी, कमरा नहीं बढ़ा सकते अल्पकाल में, इतने पैसे नहीं है, काउंटर उतना ही रखा है ना, शोकेस उतना ही, आप माल भर रहे हो, लेबर भर रहे हो, एक लिमिट तक ही आप अपने माल भर पाओगे, लेबर रख पाओगे, उसके बाद सब बेकार हो जाएगा, माल ही भर जाएगा, लेबर भर जाएगा, कस्टमर का खड़े होंगे, माल कैसे बिकोगे। इसका मतलब होता है जब हमारे पास कुछ साधन स्थिर होते हैं तो उत्पादन में हम बार बार नहीं बढ़ा सकते। पहले तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, इस नियम के अनुसार पहले आपका उत्पादन बढ़ेगा, एक समय जाके जब स्थिर साधनों के बराबर की लिमिट पूरी हो जाएगी उत्पादन रुक जाएगा। उसके बावजूद आपने अगर परिवर्तन साधनों को बढ़ाया, जैसे हमने कच्चा दुकान में माल भरा, लेबर भी भरा, तो आपका उत्पादन गिरता हुआ चला जाएगा, क्योंकि माल रखोगे कहाँ पर, कस्टमर आएगा कहाँ पर, आपने फिर गोडाउन बना दिया, ये तो बिक्री नहीं होगी तो उत्पादन गिरने लगेगा। इस प्रकार से उत्पत्ति के नियम के अनुसार 3 नियम काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर हमारा घटने लग जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पत्ति के नियमों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको बढ़ते प्रतिफल का नियम, इसको स्थिर प्रतिफल का नियम और लास्ट वाले को घटते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्री, ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा उत्पत्ति का आधुनिक नियम, आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को ही पूरी विचारधारा मानते हैं, पूरा नियम मानते हैं। अब ये नियम है क्या, सभी नियमों को थोड़ा थोड़ा बताते चलें तो समझ में अच्छा आएगा। कि पहला है साधन के बढ़ते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम। बढ़ते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल का मतलब होता है यहाँ पर अल्पकाल की अवस्था है, कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधनों को हम परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर अगर हम कुछ साधनों को ही बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारी पूंजी स्थिर है, ज़मीन स्थिर है, मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर हमारे उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ हमारा कुल उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सीमांत उत्पादन है और जो औसत उत्पादन है, प्रति इकाई उत्पादन, ठीक है, इन तीनों में वृद्धि होती है एक साथ। तो ये एक ऐसी अवस्था जहां पर परिवर्तनशील साधनों में बढ़ाने से कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं, तो उसको उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। देखिए, परिवर्तनशील साधन बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, ऐसे में औसत उत्पादन की गणना करें तो AP = TP अपॉन Q होता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। और अगर हम सीमांत उत्पादन की बात करते हैं, यहाँ पर MP बराबर TPN-1 निकालेंगे, यानी कि कुल उत्पादन से ठीक बाद वाले से पहले वाले को घटाते चलेंगे, तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन आएगा, वो भी बढ़ता हुआ है। ऐसी स्थिति उत्पादन की जब TP, AP और MP तीनों ही बढ़े तो उस स्थिति को उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, MP भी बढ़ रहा है। जब तीनों में वृद्धि होती है तो इसको बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं, हम आप लगातार अपनी मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हम सभी उत्पादन के साधनों को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ स्थिर होता है, तो उस समय अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते रहने से सीमांत उत्पादकता नहीं बढ़ती है, सीमांत उत्पादन हमारा स्थिर हो जाता है, 0 हो जाता है। और उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, हम कहते हैं MP रुक गया। अब MP में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इवन उसके बाद घटना शुरू होता है। इस स्थिति में कुल उत्पादन समान दर से वृद्धि होती है, कुल उत्पादन समान दर से वृद्धि होती है, मतलब पहले 10, फिर 20, फिर 30, बढ़ने की रफ्तार एक जैसी होती है। पहले तेज़ी से बढ़ रही थी, यहाँ पर बढ़ने की रफ्तार वृद्धि, क्योंकि हमारे पास सीमांत उत्पादन, हर इकाई से मिलने वाली उत्पादकता अब रुक सी गई है, एक समान ही है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही एक समान रहते हैं, बिल्कुल इसकी तरह कि कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर एक समान है, जिससे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी एक जैसा है। जब दोनों एक जैसा होता है
तो कुल उत्पादन बिल्कुल सीधा बढ़ता है कुछ इस तरह से, जबकि उसी स्थिति में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन एमपी और एपी दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, और जबकि कुल उत्पादन एकदम सीधी स्ट्रेट वे में बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी होती है। अब ये स्थिति होने के बाद भी अगर हम अपने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी अगर परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं कि हमारा जो स्थिर साधन है उसकी प्रोडक्टिविटी जितनी मैक्सिमम है हम पहुंच हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने श्रमिक बढ़ा रहे हैं, हम कच्चा माल बढ़ा रहे हैं। अब होगा ये कि सीमांत उत्पादन तो बढ़ने से रहा, उल्टा वो बढ़ने की जगह क्या होने लगा, जो चल भी रहा था एक समान वो अब घटने लगेगा। और सीमांत उत्पादन के घटने का मतलब ये हुआ कि आपकी कुल उत्पादन में भी अब कमी आनी शुरू हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही कुल उत्पादन में कमी आनी शुरू हो जाती है, इस स्थिति को घटते प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में देखिए कुल उत्पादन हमारा बढ़ता रहा था, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे औसत उत्पादन घटना शुरू हो गया, सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो गया, ये नीचे की ओर ये सीमांत उत्पादन माइनस में चला जाता है, औसत उत्पादन गिरने लगता है, और कुल उत्पादन जो हमारा बढ़ रहा था फिर भी वो स्थिर होकर वो भी नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, उसका डाउनवर्ड शुरू हो जाता है। देखिए 65 पे जाके रुक गया, फिर 60 हो गया, ये स्थिति होती है 3। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ने जो इसी नियम को उत्पत्ति का नियम माना है, इसी को ही वास्तविक नियम बनाना है, तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से भी नियम पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं कि इस नियम के अंतर्गत ये मानते हैं, तीनों को हम एक साथ कर देते हैं, जैसे बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल के नियम को तीनों को एक साथ करते हैं और तीनों को एक ही संज्ञा में बताते हैं। क्योंकि पहले उत्पादन हमारा बढ़ेगा, फिर हमारा उत्पादन स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बावजूद भी परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने से उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगती है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन गिरता चला जाता है। सीमांत उत्पादन हमेशा बढ़ नहीं सकता, और सीमांत उत्पादन घटने के मतलब ही होता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट होता है, आप अपने साधनों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्थिर साधन तो स्ट्रगलर ने इसको एक्सप्लेन किया है, कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधनों की इकाइयों में समान वृद्धि की जाती है, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन होने वाली वृद्धि कम होने लगती है, और अर्थात सीमांत उत्पादन घटने लगेगा। जैसे ही सीमांत उत्पादन घटेगा, ये क्या हो जाता है, कुल उत्पादन को भी कम करना शुरू कर देगा। इस नियम की प्रमुख मान्यताएं हैं कि एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील, अन्य साधन स्थिर रहते हैं। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयाँ और समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं। तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी साधन अविभाज्य होते हैं। विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न वाले होते हैं, और स्थिर साधन ये है सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। क्योंकि साधन अनलिमिटेड होते हैं, वो अलग बात है, साधन हमेशा दुर्लभ और सीमित होते हैं। अब इस नियम की व्याख्या इस चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए हमारे साधन स्थिर है, एक मतलब स्थिर साधन है, हम अपने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते जा रहे हैं। परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते बढ़ाते कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यहाँ तक 45 के बाद वो स्थिर हो रही है, इसलिए क्योंकि सीमांत उत्पादन हमारा पहले बढ़ता है, फिर घटता हुआ है, और ये हमारा जिस स्थान पर सीमांत उत्पादन हमारा 0 होता है, उस स्थान पर हमारा कुल उत्पादन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब भाई हम अपने मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है कि हम अपने स्थिर साधनों के कंपैरिजन में इस पैमाने तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद भी अगर हमने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया तो सीमांत उत्पादन घटने लगता है, और इससे कुल उत्पादन में भी कमी होगा। सीमांत उत्पादन और घटेगा, कुल उत्पादन में और कमी होगी, लेकिन औसत उत्पादन घटता हुआ रहता है, लेकिन ये कभी भी माइनस में नहीं जाता, लेकिन कम होने से हो जाता है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, फर्स्ट। दूसरी अवस्था सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है, और तीसरी अवस्था सीमांत उत्पादन हमारी कैसी है, नेगेटिव है। तो उत्पादन की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इन तीनों अवस्था को अगर हम देखें तो सबसे पहले सीमांत उत्पादन को बनाते। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन फिर हमारा घट रहा है,
फिर हमारा माइनस में हो रहा है, ये हो गया सीमांत। तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है कुछ इस तरह से मैं बताऊं आपको, तो सीमांत उत्पादन जब बढ़ता है तो कुल उत्पादन बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। जैसे सीमांत उत्पादन हमारा जीरो होता है, ये स्थिर हो जाता है यहाँ पर। जैसे सीमांत उत्पादन नीचे की ओर घटने लगता है, ये कुल उत्पादन नीचे की ओर गिरने लगता है। ये तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकेंड स्टेज और ये हो गया थर्ड स्टेज। इन सभी स्टेज की अगर बात करते हैं यहाँ पर, जो औसत उत्पादन होता है ये भी पहले हमारा बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, फिर ये घटता हुआ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ये कभी माइनस में नहीं जाता। तो यहाँ पर तीनों स्थितियाँ एक साथ होती हैं, इसलिए इसको आधुनिक अर्थशास्त्री संपूर्ण नियम बनते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसी को मानते हैं और यही है। इसमें कोई डाउट है, कोई शक व शुबहा है तो ज़रूर बताइए कि शक मन में नहीं होना चाहिए। शक घर तोड़ता है, शक मन तोड़ता है, शक दिल तोड़ता है, तो शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह कभी भी कहीं भी व्हाट्सअप के थ्रू किसी भी तरह आप मुझसे पूछिए, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई अगर डाउट वगैरह होता है आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचाने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी, ठीक है। कोई भी इसके अलावा आप देख लीजिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।